नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार एमसीक्यू सेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। तो सबसे पहले आप ये यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास जो है आप इन सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, पीएससी, एसएससी, यूपीपी और यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रेगुलर आप इसका टाइम नोट कर लीजिए, 6:30 बजे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ये चीज आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। वो लिखित संविधान है। ठीक है, यह लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ये भी जान लीजिएगा। क्या है ये? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से सभी चीज कवर किया गया है। क्या क्या कवर किया गया है? जिससे लिखित संविधान में क्या क्या कवर है? इसमें कानून कवर है। ठीक है, कानून, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। कानून है इसमें। ठीक है, अधिकार की बात है, अधिकार है इसमें। ठीक है, अधिकार हो गया, और इसमें कर्तव्य हो गया, कर्तव्य हो गया। ठीक है, और इसमें सरकार की संरचनाएं भी हैं। ठीक है, सरकार की संरचना, सरकार की संरचना, ये सभी चीजें क्या है? लिखित रूप में इसमें दर्ज हैं। ठीक है, लिखित रूप में इसमें दर्ज हैं। तो आपको पता हो गया भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम में देखा होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान को किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? तो किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? विस्तृत और व्यापक। ठीक है, विस्तृत और व्यापक संरचना प्राप्त है। अच्छा, ये विस्तृत और व्यापक है, इसमें भी पॉइंट लिख लीजिए। विस्तृत और व्यापक क्यों है पता है? क्योंकि इसमें 25 भाग हैं। ठीक है, क्या है? इसमें 25 भाग हैं। किसमें? संविधान, संविधान में 25 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और लगभग 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस क्या है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। इसलिए विस्तृत और व्यापक है। इसमें क्या है? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 400 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ठीक है, भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने इसको तैयार किया था? ऑप्शन इसका बी, संविधान सभा ने। किसने तैयार किया था? संविधान सभा ने तैयार किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और अगर इसके हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, संविधान सभा के हम पॉइंट की बात करें, इसका पॉइंट क्या है संविधान सभा का? इसका हम पहले देखेंगे गठन। ठीक है, इसका पहले हम गठन की बात करेंगे। ठीक है, इस चीज को अच्छे से नोट करना। संविधान सभा का गठन का गठन, तो गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक, इस चीज को याद रखना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, 1946 के अंतर्गत, अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक भी याद कर लीजिएगा। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इसकी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष की बात कर ले तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो संविधान सभा से बनने वाले सारे पॉइंट आपको हमने लिखवा दिया। ठीक, अब यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी भी स्थापना लिख लीजिए। इसकी भी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना की बात करते हैं, ये 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर को हुई थी। इस चीज को अच्छे से लिखना। 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कहाँ हुआ था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहाँ के संस्थापक की बात की जाए, यहाँ के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे एयो होम थे। ठीक है, एयो होम थे। ठीक है, एयो होम, एयो होम थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एयो होम ये कौन थे, ये क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या थे ये, ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसका पहला अधिवेशन की बात कर लेते हैं। पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। ठीक, इस चीज को याद रखना, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, मुंबई में हुआ था। अगर हम बात करें कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्योमेश थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो इसके भी हम सारे की पॉइंट जो है लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्या है, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना देखते हैं, स्थापना की बात करते हैं पहले। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 28 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी। ठीक है, अब इसकी स्थापना हमने देख लिया कहाँ पे हुआ था। ठीक, इसका पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एच.जे. कानिया, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है, ठीक, ये कौन से हैं, ठीक, इस सारी चीजें हम जानेंगे। तो पहले स्थापना देखते हैं, स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950। ठीक है, कंप्लीट कर दी इसको, 28 जनवरी 1950 को कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, नई नई दिल्ली में। ठीक, इस चीज को याद रखना। अब हमने यहाँ पे देखेंगे पहला जो न्यायाधीश कौन थे, पहले न्यायाधीश। ठीक है, पहले न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश कौन थे, तो पहले न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, वन सेकेंड, जस्टिस एच.जे. ठीक है, मैंने कलर बदल लूँ ताकि चीजें आपको विजुअल हो, जस्टिस कानिया। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके प्रावधान की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की बात करें, तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, इस चीज को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, जो अपना भारतीय संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां शामिल हैं, तो इस चीज कितने शामिल है, 270 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। ठीक है, 270 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, इस चीज को समझना। ठीक है, देखो शुरुआत में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे। शुरुआत में कितनी थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संशोधन के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, ये संशोधन के बाद की संख्या है। ठीक है, देखो 200 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां की अगर हम बात करें, ठीक है, यह प्रारंभिक में विचार आया था। ठीक है, ये जो 200 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां हैं, यह प्रारंभिक में विचार आया था, लेकिन अंतिम संविधान में नहीं अपनाया गया ये चीज। ठीक है, अंतिम संविधान में नहीं अपनाया गया था यह चीज, इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऑप्शन दूसरे की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ये प्रारंभ में संविधान में थी। ये क्या है, मूल संविधान में आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में संविधान में थी ये चीजें। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्तमान समय में लगभग अभी के समय में ये क्या हुआ है, संशोधन के बाद आई हैं। ठीक है, ये संशोधन के बाद आई हैं, जिसमें
470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, ठीक है। तो ये आप संशोधन के बाद आई हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है? तो मुख्य लक्षण इसमें क्या है, आप बताइए, इसमें मुख्य लक्षण क्या है? आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, लिखित और व्यापकता है इसके अंदर, ठीक है। लिखित और व्यापकता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द भी है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, गणराज्य भी है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? साम्यवादी है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? साम्यवादी। इस चीज को आप समझ गए होंगे। लेकिन इनके ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो समाजवादी शब्द है, यह शब्द क्या है? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह शब्द, अच्छे से इसको पॉइंट लिखिए, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1946, ठीक है, संविधान संशोधन 1946। इस चीज को समझना, 46 के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जोड़ा गया है। हम साथ साथ में पूरी चीजें लिखवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ ही पढ़ें और आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, जो समाजवादी शब्द है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका अर्थ जो है कलर बदल के लिखा देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? देखो, आर्थिक और सामाजिक समानता, ठीक। समाजवादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक समानता, ठीक है, सामाजिक समानता, ठीक है। साथ साथ में आप ये चीजें कवर करते हुए चलिएगा, ठीक। अब धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं। तो यह भी जो धर्मनिरपेक्ष है ये सेम है, ठीक। ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, ठीक। इस चीज को याद रखना, ये सेम है, ठीक है, जोड़ा गया था। लेकिन इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ जो है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। समझ धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो राज्य है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है, धर्म नहीं होगा। ये सारे पॉइंट आप कवर करते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सभी धर्मों को क्या है? समान सम्मान व स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिंपल में आप ऐसे समझिए कि सभी धर्मों को क्या है? समान सम्मान मिलेगा और स्वतंत्रता भी दी जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब गणराज्य को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गणराज्य का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया होता है, ठीक है। गणराज्य का मतलब यही होता है। देखो, इसके अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि राष्ट्र, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया होता है, ठीक है, चुना गया होता है, ना कि वंशानुगत, ठीक है, ना कि वंशानुगत। यानी कहने का मतलब है वंशानुगत अब ये चीजें नहीं है, ठीक है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा ना, भिखारी भी बन सकता है वो, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे गणराज्य का। बाकी साम्यवादी, ये अपना राइट आंसर है, ठीक, यही राइट आंसर था, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए, यह ये जो आज इसको समझ लीजिए, ठीक है, यह भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, बस इतना आप जानिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भारत समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। भारत क्या है? समाजवादी है, ठीक है।
तो इस चीज को आप ऐसे याद रखिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको यही प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। बस आप एक बार सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि हाँ ये क्लास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए या फिर इसमें कोई और भी परिवर्तन करना है, ठीक है। हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं संविधान की प्रस्तावना किसे प्रतिबिंबित करती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसे प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन इसका सी सही है, संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को, ठीक है। संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। देखो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं वो डॉक्टर अंबेडकर और बाकी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके विजन को दिखाती है, यानी प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब संविधान क्यों बना, उसका उद्देश्य क्या है, वही प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 42वें संशोधन में, ठीक है। देखो मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये जब मूल संविधान है उसमें ये शब्द नहीं था। ये 42वें संशोधन में 1976 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए आपका क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है, गणराज्य घोषित किया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, गणराज्य घोषित किया गया, ठीक है। एक चीज इसमें और ध्यान रखना कि जो रिपब्लिक है यानी कि जो गणराज्य है इसका मतलब देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि देश का प्रमुख चुना हुआ होता है, यानी कि कोई राजा रानी नहीं होता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। भारत में क्या है, राष्ट्रपति चुना जाता है, इसलिए भारत क्या है, रिपब्लिक, यानी भारत क्या है, गणराज्य है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक चीज में ये समझना कि प्रस्तावना में यही 4 वैल्यू जो हैं लिखी हैं, यही 4, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो प्रस्तावना में यही 4 चीजें लिखी हैं। इनसे समाज में बैलेंस बना रहता है, इस चीज को याद रखना। और जो संविधान है यही चीज, ये चारों चीज जो है ये संविधान का लक्ष्य है, ठीक है। और इससे समाज में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, यानी कि संतुलन बना रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय संरचना का क्या मतलब है। तो संघीय संरचना का क्या मतलब है, केंद्र और राज्य में शक्ति बांटना, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी ऑप्शन बी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर हम इसका बात करते हैं पावर डिवाइड, ठीक है, पावर डिवाइड, पावर डिवाइड, ठीक है। पावर डिवाइड किसमें, सेंटर, सेंटर प्लस स्टेट, ठीक है। तो क्या संघीय संरचना का क्या मतलब होता है, पावर डिवाइड, किसमें, सेंटर एंड स्टेट में, ठीक है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करना, ठीक है, पावर डिवाइड करना। इस चीज को आप समझ गए होंगे। भारत में जो सरकार 2 स्तर पर काम करती है, इस चीज को याद रखना। भारत में जो सरकार है वो 2 स्तर पे काम करती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि वो स्तर कौन कौन से हैं, एक केंद्र और राज्य होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य होता है, इस चीज को आप जानते होंगे, केंद्र और राज्य होता है। उनके अधिकार बांट दिए गए हैं, इसे ही फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, इस चीज को याद रखना, यानी संघीय संरचना कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों में किया गया है। तो कौन सी सूची है, वो सूची है ऑप्शन बी, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। इस चीज को याद रखना आप अच्छे से। 13 नंबर की बात करते हैं। भारत की संघीय संरचना को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसका आप आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो संघीय ढांचा है, ठीक है, इस ढांचे को किस देश के संविधान से प्रेरणा मिली है।
तो कौन सा देश है? वो देश है कनाडा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। कौन सा देश है? कनाडा है। जो भारत की फेडरल स्ट्रक्चर है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, हालांकि यूएसए भी फेडरल है, इस चीज को याद रखना। जो यूएसए है वो भी फेडरल है, लेकिन भारत का सिस्टम कनाडाई मॉडल से ज्यादा मेल खाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। संघीय संरचना में विवादों का निपटारा कौन करता है? ठीक है, संघीय जो संरचना है उसमें विवादों का निपटारा कौन करता है? तो कौन करता है? वो उच्चतम न्यायालय करता है। इस चीज को याद रखना। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई झगड़ा होता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। ये संविधान का संरक्षक है, इतना याद रखना। सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का संरक्षक होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद क्यों कहा जाता है? जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसको सहकारी संघवाद क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के कारण। ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, अच्छा, इस सहयोग का मतलब क्या है? सहयोग का मतलब ये है कि सेंटर प्लस स्टेट एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है भारतीय संविधान में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? जो भारतीय संविधान है इसमें किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? ठीक है, तो किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी, यानी कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, क्या है? संसदीय प्रणाली है। अगर आपसे बात की जाए सिस्टम किस प्रकार का है, तो आप राइट आंसर क्या देंगे? संसदीय प्रणाली। ठीक है, यानी कि भारत में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है, लेकिन असली पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। असली पावर क्या है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो संसदीय प्रणाली है, अभी हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 16 में कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आए हैं और सीधा एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी एग्जामों में ये पूरी तरह से हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा में बहुमत खोया सरकार गिर सकती। कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी जो हैं, अगर लोकसभा जो होता है, उस लोकसभा में अगर इन्होंने अपना बहुमत खोया तो सरकार गिर सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि पीएम को संसद का विश्वास चाहिए। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? संसद के प्रति। इस चीज को आप अच्छे से समझ होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और जैसे पीएम और मंत्री सांसदों के जवाब में होते हैं। ठीक है, जो पीएम होता है और मंत्री होते हैं वो सांसदों के जवाब में होते हैं। यही पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में बताया गया है कि भारत में मंत्रिपरिषद किसके नेतृत्व में कार्य करती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके नेतृत्व में काम करती है? तो आप सीधा आंसर देंगे ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। ठीक है, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री। यानी कि आपसे पूछा जाए तो काउंसिल हेड, तो आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए काउंसिल हेड, काउंसिल हेड, तो आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। अब सारे मंत्री मिलकर काउंसिल बनाते हैं, इस चीज को याद रखना। सारे मंत्री जो हैं, सारे मंत्री मिलकर क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? काउंसिल बनाते हैं।
और उस टीम का लीडर होता है, कौन सी टीम का, जो काउंसिल बनाया जाता है उस टीम का लीडर होता है कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संसदीय प्रणाली में सरकार का पतन कब होता है? जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें सरकार का पतन कब होता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, संसद में बहुमत खोने पर। क्या होता है? संसद में बहुमत खोने पर। ठीक है, अभी इसको हमने देखा है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अगर सरकार के पास लोकसभा में रिक्वायर्ड सीट नहीं रहती हैं, जितनी रिक्वायर्ड सीट होती हैं वो नहीं रहती हैं, तो वो गिर जाती हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में शामिल है? वाह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो होता है वो किस भाग में शामिल है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप तुरंत दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, भाग 3 में है। ठीक है, किसमें है? भाग 3 में। अगर आपसे पूछा जाए राइट्स, तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं RIG। ठीक है, राइट्स, राइट्स किसमें है? पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में। इस चीज को आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट 3 जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी है, यानी कि हम पार्ट 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से नागरिकों को प्रोटेक्शन मिलती है, इस चीज को याद रखना। इसी भाग से नागरिकों को क्या है? प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी क्लियर। ठीक है, और आपके सामने सभी एग्जाम लिखे हुए हैं, जिन जिन एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है? तो ये आंसर इसका तो बहुत अच्छे से पता होगा, किसके द्वारा संरक्षित है? ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। देखो, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, अदालत में कहाँ? SC प्लस HC, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? तो कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? 6। कितने हैं? 6। इस चीज को याद रखना। देखो, एक चीज इसमें बच्चों में लेके एक मत होती है। ठीक है, थोड़ा ऐसे बच्चे भी हैं जिनको कंफ्यूजन होता है 6 और 7 में। इस चीज को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। देखो, टोटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं, इस चीज को याद रखना। लेकिन शुरू में 7 थे। शुरू में क्या थे? शुरू में 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 6 हैं। तो इस चीज को याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 7 मत टिक लगाना। ठीक है, आप क्या कहना? 6 हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है? तो कौन सा है अनुच्छेद, कौन सा है आर्टिकल? वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, आर्टिकल 32, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आर्टिकल 32 यहाँ पे लिख सकते हैं, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट SC यानी सुप्रीम कोर्ट फॉर राइट्स। ठीक है, यानी आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी ये चीजें आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, किसे? आर्टिकल 32 को। इस चीज को याद रखना, क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठीक है, किसकी आत्मा? संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, देखो, खुद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर अधिकार टूटा तो, इतना याद रखना। यानी कि यहाँ पे खुद तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आपका अधिकार टूट रहा है। ठीक है, आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नहीं, ऑप्शन सी सही है। देखो, पहले ये चीज था, मैंने क्या कहा, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये हटा दिया गया है, तो अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ये हटा दिया गया है, संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया है। ठीक है, ये नॉट फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे हटाया कैसे गया, इस चीज को भी देख लेते हैं। देखो, जो 44वें हैं संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 1978 से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार है, यानी लीगल राइट्स।
ठीक है, कानूनी अधिकार है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं उसे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या है? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इस चीज को याद रखना है। जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे पता है, इसे 1976, ठीक है, 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, इसमें किसकी सिफारिश से जोड़ा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें किसकी सिफारिश की गई थी? स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है, सिंह समिति की। ठीक है, तो इसी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? जो मौलिक कर्तव्य है वो किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका आंसर क्या है? अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन यानी कि बी सही है। देखो, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए, ठीक है, और अगर भाग की बात करें तो भाग कौन है? 4 का ए। ठीक है, यानी ये रोमन शब्द है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 का ए के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यानी अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4 के ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या शुरू में कितनी थी? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या शुरू में कितनी थी? इस चीज को याद रखना है। पूछ रहा है शुरू में कितनी थी, तो शुरू में कितनी थी? 10 थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इस चीज को याद रखना कि बाद में 66वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? संविधान संशोधन द्वारा 11वां, ठीक है, कर्तव्य जोड़ा गया। इस चीज को याद रखना, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? 2002। ठीक है, ये जो 66वां संविधान संशोधन है ये 2002 द्वारा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2002। ठीक है, इसके द्वारा वो कौन सा था? उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। ठीक है, ये 11वां कर्तव्य था। इस चीज को आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारतीय संविधान ने किस देश से ली है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, तो रूस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही है, रूस से, सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे ज्यादा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप इसके ऑप्शन को एक बार पढ़िए। नागरिकों के अधिकारों को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराना, या फिर ऑप्शन सी सरकार की शक्तियां बढ़ाना, लास्ट न्यायपालिका की स्वतंत्रता बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नागरिकों को उनके दायित्वों का बोध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ठीक है, किस चीज का? मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे जिम्मेदार नागरिक बनाना है जो राष्ट्र के आदर्शों का सम्मान करे। ठीक है, यानी जो अपना राष्ट्र है इसके आदर्शों का सम्मान करे और पर्यावरण की रक्षा करे। ये सारी चीजें राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें बताया है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में शामिल है? ठीक है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस भाग में शामिल है? तो ये किस भाग में शामिल है?
भाग 4 में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे शायद ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, भाग 4 में शामिल है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन है। ठीक है, यही सही है, भाग 4 में शामिल है। देखो निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है, लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद क्या है, यानी आर्टिकल, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है, 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 तक वर्णित है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये इसमें है, ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है तो आप वहां से हटा दीजिए, यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा लेते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, यही राइट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? देखो यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो ये सिद्धांत है किस भाग में शामिल हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कह रहा है किस संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अलग है। ठीक है, तो किस संविधान से लिया गया है इस चीज को आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन बी, आयरलैंड संविधान। ठीक है, आयरलैंड संविधान यहाँ पे लिख लीजिए, आयरलैंड संविधान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, इस चीज को आप समझेंगे। देखो ये जो निर्देशक सिद्धांतों की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड संविधान से ली गई है, लेकिन एक चीज इसमें याद रखना कि इसने स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इसने स्पेन के संविधान से लिया है, इस चीज को आप समझते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये आयरलैंड का राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने, आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। ठीक है, कहाँ से, स्पेन से लिया है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। देखो भारत में इन्हें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। ठीक है, अगर इनका हम उद्देश्य की बात करेंगे तो आप ये लाइन समझिए कि भारत में इन्हें क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? देखो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये चीज अभी अभी हमने आपको बताई है। इसका उद्देश्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर बात किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किसके लिए बाध्यकारी नहीं है? तो किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना। किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, नागरिकों के लिए, न्यायपालिका के लिए, या फिर विधायिका के लिए, या फिर कार्यपालिका के लिए। तो किसके लिए बाध्यकारी नहीं है, विधायिका के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है इसका। ये सरकार के लिए एक नैतिक दायित्व होते हैं। ठीक है, कि वह कानून बनाते समय इनका पालन करे, तो इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उदाहरण है? अब इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन बी, जिसमें समान वेतन का अधिकार है। ठीक है, समान वेतन का अधिकार है। यहाँ पे आप लिख लीजिए समान वेतन का अधिकार और समान, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, इस चीज को सही करना है ऑप्शन। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसमें पॉइंट नहीं ऐड है। ठीक है, उसको ऐड करिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, इस चीज को याद रखना, समान कार्य के लिए समान वेतन यहाँ पे लिखना है। हम लिखते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो वो किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। भारतीय न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे यह निष्पक्ष न्याय करती है, इस चीज को याद रखना।
जब पूर्ण स्वतंत्रता इसे प्राप्त है तभी ये निष्पक्ष न्याय कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। स्वतंत्र न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या टिक करेंगे? न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्याय की समीक्षा सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 38, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो सभी को पता है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस चीज को ऐसे याद करना कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो कौन सा आधार है? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, ये आप कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप कमेंट करिएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो न्यायिक जो समीक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, उसे संविधान की आत्मा किसने कहा? तो आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आप इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ से? न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कानूनों की संवैधानिक की जांच करना होता है, संवैधानिकता की जांच करना होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही है। देखो, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी भी कानून या फिर आदेश को वो निरस्त कर सकती है। ठीक है, विशेष रूप से अगर बात करें, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है, विशेष रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायिक समीक्षा बैठा सकती है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, इसको प्राप्त है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इसका सही है। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनुच्छेद जो 32 है, ठीक है, भारत में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद जो 226 है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का अधिकार दोनों न्यायालयों को प्राप्त है। कहने का मतलब है, अगर मान लो आपके अधिकारों का किसी ने उल्लंघन किया तो आप आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। और अगर किसी ने आपके उसी सेम अधिकारों का उल्लंघन किया तो आप 226 यानी 226 आर्टिकल है ये, ठीक है, इसके तहत आप उच्चतम न्यायालय को सीधे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे ये चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। न्यायिक समीक्षा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में कहाँ है? तो कहाँ पे इस चीज को याद रखना, अनुच्छेद 13 में है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में है। तो अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो, इस चीज को याद रखना, अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो वो क्या होगा? अमान्य हो जाएगा, यानी कि मान्य नहीं रहेगा वो। ठीक है, यही न्यायिक समीक्षा का आधार होता है। ठीक है, यही क्या होता है? न्यायिक समीक्षा का आधार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखो, ये चीजें जो है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस चीज को याद रखना। और ये किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, जहां भी ये पूछे जाते हैं वहां सब सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसका लेवल आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल तक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है,
आप अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इस चैप्टर से, क्योंकि सबसे अच्छा काम मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने इसको चैप्टर वाइज कर दिया है, ठीक है। मैंने चैप्टर किया है, फिर उसके जो टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। जैसे हम संविधान सभा से क्वेश्चन लेके आए थे 250, ठीक है, तो आपका 250 चल रहा है। अब संविधान सभा की विशेषता से क्वेश्चन लेके आए हैं, उसके लिए भी हमने 400 क्वेश्चन रेडी किया है, ठीक है। यानी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारत ने किस देश से लिया है। न्यायिक समीक्षा का जो ये सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका क्या कर सकती है। तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। ऑप्शन ए में है संविधान संशोधन कर सकती है, नहीं बिल्कुल नहीं। असंवैधानिक कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है, हाँ ये सही आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए इस चीज को याद रखना, ठीक है, अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल संरचना का सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है, मूल संरचना का सिद्धांत से रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मूल संरचना का सिद्धांत सबसे पहले किस मामले में प्रतिपादित किया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और ये फेमस क्वेश्चन है। मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किस मामले में प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। तो किस मामले में किया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरलराज, इसमें किया गया था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा ये केशवानंद भारती बनाम केरलराज ये केस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो 1973 में, ठीक है, इस चीज को अच्छे से सुनना, ठीक है। 1973 में केशवानंद भारती केस में, जो केशवानंद भारती केस है ये 1973 का केस है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो विधानसभा की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि मूल संरचना का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस मामले में आया था, प्रतिपादित किया गया था, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, ठीक है। और उसके पीछे की हमने आपको कहानी भी बता दी कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, यानी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। तो मूल संरचना से ये भी रिलेट करता है। मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अधिकार में। कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार में, यानी भाग 3 में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है। मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, और इसलिए इसे इस प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता जिससे इनका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। इस चीज को आप समझो, ठीक है, इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। मूल संरचना में शामिल तत्व कौन से हैं। तो वो तत्व कौन से हैं, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, कौन से हैं, न्यायिक समीक्षा। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद, इनको सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। हिस्सा ही नहीं, अनिवार्य हिस्सा माना है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। धर्म निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, लोकतंत्र और संघवाद, संघवाद, इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, संविधान की मूल संरचना का अनिवार्य हिस्सा माना है, ठीक है, मूल संरचना का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, किसने किया था, उच्चतम न्यायालय ने किया था, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखना, ताकि संविधान के मूल जो है उनके मूल्यों की रक्षा की जाए, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है उनके मूल्यों की रक्षा की जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जब हमें ये पता है कि कौन कौन से मूल संरचना के हिस्सा होते हैं तो हम ये तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था धर्मनिरपेक्षता, ये भी है, संहिता यानी ये भी है, मौलिक अधिकार ये भी है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये नहीं है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर बात किया था, ये देखो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और संघवाद, ये क्या है, मूल संरचना है, ठीक है, और ये न्यायिक समीक्षा भी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने यहाँ पूछा है कि हिस्सा नहीं है, मूल संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्षता है, संहिता है, मौलिक अधिकार भी है।
तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो नहीं है मूल संरचना का हिस्सा। ठीक है, अब एक चीज संपत्ति का अधिकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो 44वें संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, संशोधन, ठीक है, संशोधन 1978, ठीक है, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। ठीक, इस चीज को याद रखना। इसी के द्वारा क्या हुआ था, संपत्ति का जो अधिकार है हटा दिया गया था। ठीक है, और अब यह क्या रह गया है, अब यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, इस चीज को भी याद रख लो, वो आता है आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है। ठीक, इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, हमने इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। ठीक है, और कोशिश की है कि आपको हम बेस्ट सोल्यूशन इसका दें। ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश भी की है। बाकी आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही, और हम कल से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।